Hello learners, today's video is all about the poem Elegy Written in Country Churchyard by Thomas Gray. So before moving toward the poem, let's learn about who is Thomas Gray. Thomas Gray was born in 1716 and died in 1771. Gray lost his father in 1741 and a close friend named Richard West in 1742. That year, Gray wrote a sonnet for West. ग्रे जो हैं उन्होंने उनके जो फादर की डेथ है वो 1741 में हुई और उनकी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की डेथ 1742 में हुई. सो बिकॉज कंटिन्यूस क्लोजेस्ट पर्सन के डेथ की वजह से ही डिसाइडेड टू राइट अ सोनेट फॉर रिचर्ड वेस्ट जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, जो एक उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड थे. अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन, री-ओन्ड 18th century literary critique, 1742 is also the year Gray seemed first to have applied himself seriously to the poetry. सैमुअल जॉनसन जो कि 18th सेंचुरी के क्रिटिक थे, उनका कहना है कि 1742 में ही ग्रे जो है वो एक्चुअली सीरियस हुए थे पोइट्री को लेके. Now, about the poem, this poem is published in 1751 anonymously because he doesn't apply his name कि उनके नाम से ये poems वो नहीं publish करते थे. Thomas Gray most famous poem. This poem is Thomas Gray's most famous poem. It is among the most important and influential elegies ever written and among the most well-regarded poems written in 18th century England. ये जो पोएम है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, एलिजी है क्योंकि ये और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिजी मानी जाती है. ये अगर एलिजी की बात की जाती है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और फेमस एग्जाम्पल में इस एलिजी का भी नाम लिया जाता है. ये 18th सेंचुरी इंग्लैंड में लिखी हुई एक बहुत ही फेमस पोएम भी है. As the title suggests, the poem take place in the graveyard in the English countryside. जैसा कि पोएम कह रहा है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च साइड. ओके, तो इसका यही मतलब है कि ये जो पोएम है ये ग्रेवयार्ड में इसकी एक सेटिंग है जो कि इंग्लैंड के कंट्री साइड में है. The speaker lingered in the graveyard long after dark and contemplate the lives and deaths of lower class farmer buried there. जो स्पीकर है उस ग्रेवयार्ड में काफ़ी टाइम तक वहाँ पे बैठे रहते हैं और इतनी देर तक वो बैठे रहते हैं कि शाम के बाद अब अंधेरा हो रहा है और वो वहाँ पे बैठ के जो वहाँ पे बरीड फार्मर क्लास के जो लोग हैं उनके डेथ और उनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं. The poem conclude with the speaker imagining his own death. पोएम जो है वो इस चीज़ के साथ ख़त्म होती है कि स्पीकर अपनी ही डेथ को इमेजिन करता है और वो इस चीज़ के बारे में भी सोचता है कि उनके डेथ के बाद लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, कैसी चीज़ों के बारे में उनके बारे में कैसे कैसी बातें बताएंगे लोगों को. ठीक है, कैसे वो फेमस होंगे अगर वो डेथ के बाद लोग उनके बारे में बातें करेंगे तो क्या बातें करेंगे. द पोएम एंड्स विद द एपिटार्ट. एपिटार्ट जो होता है आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन रिचुअल में जो डेथ स्टोन होता है वहाँ पे नेम के साथ और ईयर बर्थ ईयर डेथ ईयर के साथ वहाँ पे एक छोटा सा पैरा लिखा होता है. वो पैरा जो है वो एक तरीके से ये बताता है कि जिस भी पर्सन को यहाँ पे बरीड किया गया वो कैसा पर्सन था या फिर उसकी लाइफ से रिलेटेड एक कोड या फिर जो उनको पसंद हो वैसा कोई कोड वहाँ मेंशन कर दिया जाता है. उस कोड को एपिटाफ कहते हैं. तो इस पोएम के एंड में थॉमस ग्रे ने एक एपिटाफ भी मेंशन किया है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस पोएम. The title of the poem provides the setting, elegy written in country churchyard. Entirely take place in the graveyard in English countryside. The poem begins just as it's getting dark. The church bell toll, a herd of cows, and a ploughman pack it in for the day. But the speakers stay in the cemetery. यहाँ पे जो पोएम की स्टार्टिंग है वो ऐसी दिखाई गई है कि ऑलमोस्ट अंधेरा हो रहा है. ठीक है, और चर्च की बेल बज रही है ये दिखाने के लिए, सिग्निफाई करने के लिए कि अंधेरा हो रहा है. जो गायें हैं वो घर की तरफ लौट रही हैं और उनकी घंटियों की आवाज़ आ रही है. जो उनके साथ चरवाहे हैं वो भी अपना सामान समेट के वापस आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन स्पीकर जो है, जो पोएट है, वो वहीं सेमेट्री में बैठे हुए हैं. इट्स गेट डार्कर स्टिल. A beetle flies about and owl hoots at the moon from a tower covered with heavy vines. Then the speaker describes the graves within the cemetery trees and imagines what the people in the grave will no longer do. फिर स्पीकर जो है वो अपनी बात शुरू करते हैं.
कि जैसे पहले तो अपनी सराउंडिंग बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके आसपास हो रही हैं। लाइक आउल जो है वो मून की तरफ देख के हूटिंग कर रहा है, ठीक है। और जो जो रात की तरह के टाइम पे जो इंसेक्ट बाहर निकलते हैं वो सारे बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे रात हो रही है। और अब स्पीकर जो है वो इस चीज़ को इमेजिन करता है कि जो सेमेट्री में जिन जिन लोगों को बरीड किया गया है वो अभी क्या करते होंगे या फिर पहले क्या कर रहे थे। These dead men will no longer be woken by daybreak, swallows, rooster and horns. उनका कहना है कि ये जो डेड मैन हैं जिनको बरीड किया गया है वो किसी के भी उठाने पे नहीं उठेंगे। लाइक अगर उनको मुर्गे की बान सुनाई दे तो भी वो नहीं उठेंगे, हॉर्न सुनाया जाए तो भी नहीं उठेंगे, या फिर चर्च की जो बेल्स हैं जो डे ब्रेक का एक तरीके से डे ब्रेक को सिग्निफाई करती हैं उनकी आवाज़ से भी वो नहीं उठने वाले। दे विल नो लॉन्गर रिटर्न होम एंड विल बी ग्रीटेड बाई वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। दे विल नो लॉन्गर फार्म द लैंड। उनका कहना है कि ये घर वापस कभी नहीं लौटेंगे, ना ही अपने वाइफ और उनके बच्चों से मिलेंगे, ये ना ही अपने फार्म में अपने खेतों में वापस जाएंगे। द पीपल बरीड इन द cemetery आर लोअर क्लास एंड देयर ग्रेव्स आर नॉट इलेबरेटेड। ये जो सेमेट्री में लोग बरीड हैं ये इतने लोअर क्लास हैं कि इनके जो ग्रेव्स हैं वो भी अच्छे से नहीं बनाए गए हैं। ओके, इवन सो द स्पीकर आर्ग्यूज रीडर ऑफ द पोएम should not make fun of or look down on them because ambition, achievement, power, beauty, wealth and fame do not save anyone from the death. इनका ये भी कहना है, स्पीकर जो है वो ऑडियंस को, अपने रीडर्स को ये भी बता रहे हैं कि किसी को भी इस चीज़ से मजाक नहीं बनाना चाहिए कि उनका जो उनकी जो क्लास है वो बहुत कम है। लाइक जो फार्मर लोग हैं जो वहाँ पे बरीड हैं उनका कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि आप किसी को भी जज नहीं कर सकते बिकॉज किसी का भी एम्बिशन, उनके जो अचीवमेंट है, उनकी जो पावर है, उनका जो ब्यूटी है, या फिर जो वेल्दी लोग हैं उनका जो वेल्थ है, उनका जो फेम है, वो किसी को भी डेथ से नहीं बचा सकता। हर किसी को लास्ट में मरना ही है, उनको डेथ ही मिलनी है एट द लास्ट। तो आपको किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। नो मैटर वॉट ह्यूमन अकम्प्लिश इन लाइफ, एवरी वन डे डाइज। The speaker also argued that the man buried in the churchyard might have had a great deal of artistic talent but simply not had the opportunity to use it. उनका ये कहना है कि हो सकता है जिनको यहाँ पे बरीड किया गया है उसके पास बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक टैलेंट हो, पर क्योंकि उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसलिए कभी उसने उस चीज़ को यूज़ नहीं किया। मोर ओवर द स्पीकर एक्नॉलेजेस द प्लेंटी ऑफ फेमस पीपल with fancy graves like English statesman Oliver Cromwell have blood on their hand. The death in this churchyard might not be written about in historical book, but they also haven't committed terrible crimes. Finally, the speaker argues that it's natural to die and looking at nature teaches us about the death. यहाँ पे पोइट जो है ही वॉज स्टेटिंग कि कैसे जो फेमस लोग होते हैं उनके जो ग्रेव्स हैं वो बहुत फैंसी होते हैं, कितनी सारी चीज़ें उनके बारे में लिखी होती है पर एक्चुअली में वैसे नहीं होते। इवन उनका ये भी कहना है कि जो चर्चयार्ड की जो बुक है उनके बारे में हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे बरीड हैं, जो चर्चयार्ड की बुक है जो एक हिस्टोरिकल बुक है उसमें शायद लिखा भी ना हो, इन लोगों का नाम भी ना मेंशन हो कि इन लोगों को यहाँ पे बरी किया गया है। ओके, this gets the speaker thinking about his own death. He imagines after death someone else standing in the graveyard and asking what happened to him. He envisions a white haired shepherd or hoary headed swan telling his new visitor what they knew. In this imagined conversation, the old shepherd describes seeing the poet every day walking around enjoying nature. Then one day, the shepherd doesn't see the poet. A couple days after that, the shepherd sees the poet's funeral. The conversation ends with the shepherd telling the visitor to read the epitaph on the poet's grave. The shepherd is illiterate, so can't read. The visitor does this, and the poem ends with the epitaph. So what happened कि यहाँ पे वो फार्मर्स की बात करते करते ही स्टार्टेड इमेजिनिंग हिज ओन डेथ। ठीक है, वो अपनी ही डेथ के बारे में इमेजिन करने लगते हैं कि कैसे उनके डेथ के बाद लोग उनके बारे में क्या बातें करेंगे। वो यहाँ पे दो लोगों के कन्वर्सेशन की बात करें कि कैसे कोई विजिटर है जो उनके ग्रेवयार्ड पे आया हुआ है और एक शेफर्ड है जिससे वो पूछ रहा है कि क्या आप इनके बारे में जानते हैं जिनको यहाँ पे बरी किया गया है। तो शेफर्ड ये कहता है कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, ये यहाँ पे अक्सर टहला करते थे, यहाँ पे हमेशा वॉक किया करते थे और नेचर को बहुत एडमायर करते थे और मैं इनको अक्सर शाम को यहाँ देखता था
पर एक दिन ये मुझे दिखे ही नहीं, फिर काफ़ी दिनों तक ये मुझे नहीं दिखे और एकदम से मुझे काफ़ी लोग इनके फ्यूनरल पे दिखे। ओके, वो कहता है कि मुझे इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, पर आप इनके जो बड़ी स्टोन है वहाँ पे जो एपिटाफ लिखा हुआ है उसको पढ़ सकते हैं। तो विजिटर जो है वो उस एपिटाफ को पढ़ता है और पोएम जो है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड. नाउ लेट्स डिस्कस द थीम ऑफ दिस पोएम. So, the theme of this poem is human existence, mortality, the enduring legacy of memory. यहाँ पे human existence की बात की जा रही है कि कैसे जो अपर क्लास लोग हैं और जो लोअर क्लास लोग हैं उनके ग्रेव्स में कितना फ़र्क होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोअर क्लास फार्मर हैं वो कितने आर्टिस्टिक होते हैं पर उनके बारे में इतनी लोगों को पता नहीं होता. इवन जो लोग फेमस होते हैं कभी कभी वो इतने आर्टिस्टिक नहीं होते पर फिर भी उनकी जो ग्रेव्स होते हैं वो बहुत फैंसी होते हैं. उनके एपिटाफ पे इतनी फैंसी चीज़ें लिखी होती हैं जो कि उनसे रिलेटेड होती भी नहीं. मोर्टैलिटी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे आपके डेथ के बाद लोग आपको एज अ ह्यूमन, आपकी पर्सनालिटी को, आपके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद रखते हैं और इसी के थ्रू आप एक मोर्टल बने होते हैं. ठीक है, वर्ल्ड में, सोसाइटी में. द इंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी की भी बात की जा रही है कि कैसे मेमोरी जो है लोगों की, उसके थ्रू आप हमेशा लोगों के साथ ज़िंदा रहते हैं. So this is all about the elegy written in country churchyard. If you have any doubt, any query about this particular topic or any other topic, you can mention below. And have a nice day.